गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोड.जेएस का सेकंड जो टॉपिक बचा हुआ है मॉड्यूल्स के बारे में, नोड.जेएस मॉड्यूल्स के बारे में। सो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नोड.जेएस के बारे में, इंट्रोडक्शन उसका पढ़ा था और क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे मॉड्यूल्स वगैरह हम लोग देखते हैं, तो वो हमने पढ़ा था। जिसमें कि 3 टाइप के मॉड्यूल्स होते थे आपके। एक था यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स, एक था थर्ड पार्टी मॉड्यूल और एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स। तो हमने 2 पढ़ लिए थे, एक पढ़ लिया था यूज़र डिफाइंड और एक पढ़ लिया था थर्ड पार्टी, जो कि हमने कोड करके भी उसका देखा था। लेकिन जो एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल था वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं देखिए, हम लोगों ने पुरानी क्लास में पढ़ा था कि यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स क्या होते हैं और थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। एक होता है जो कि नोड जिसमें बिल्ट इन आता है, जिसको आपको ना तो npm के थ्रू इंस्टॉल करने की ज़रूरत है ना बनाने की ज़रूरत है। तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ना है और ये मेन टॉपिक्स हैं जो कि आपको आने चाहिए। तो हम लोग आज पढ़ते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स इन नोड.जेएस। तो मतलब जो पहले से प्री डिफाइंड, जब आप नोड.जेएस इंस्टॉल करते हो तो जो नोड.जेएस की पैकेज इंस्टॉल होता है उसके साथ कुछ मॉड्यूल्स बिल्ट इन आते हैं। अब वो बिल्ट इन मॉड्यूल्स क्या है? इन नोड.जेएस देयर आर सेवरल बिल्ट इन मॉड्यूल्स दैट प्रोवाइड इसेंशियल फंक्शनैलिटीज़ फॉर वेरियस टास्क। मतलब कि कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो कि इसेंशियल फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कुछ, और कुछ लिस्ट इनकी देख लीजिए, यहाँ पर है, मैंने लिखी हुई है। एफ एस मॉड्यूल होता है फाइल सिस्टम मॉड्यूल। अब ये क्या करता है? प्रोवाइड मेथड्स फॉर इंटरेक्टिंग विद द फाइल सिस्टम, अलाउइंग यू टू क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट एंड डायरेक्टरीज। तो आपको जब भी आप लैंग्वेज पढ़ते हो, कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हो, तो जब आप थोड़े हाइयर लेवल पर जाते हो, जब आप इफ एल्स स्टेटमेंट वगैरह पढ़ने के बाद जब आप हाइयर लेवल पर जाते हो, तो उसमें एक होता है फाइल सिस्टम, जो क्या करता है कि उसमें कुछ एपीआईज होती हैं जो कि क्या करती हैं कि फाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना, ये सब दिखाती हैं। अब मान लीजिए आपको अपना नोट पैड बनाना है या आपको कोई वर्ड पैड बनाना है, तो वो आप कैसे बनाओगे जब आप फाइल क्रिएट ही ना कर पाओ? तो देखिए, आप नोट पैड में क्या काम होता है? नोट पैड में सिंपल सा फाइल क्रिएट करने का काम होता है, फाइल को डिलीट करने का, फाइल कॉपी करने का। तो वो सब कमांड तभी दे पाओगे आप जब आपने कोई ऐसी लैंग्वेज पढ़ी हो जिसमें वो सब सपोर्टेड हो। सो यहाँ पर नोड.जेएस में एक एफ मॉड्यूल दे दिया इन्होंने, जो क्या करता है, फाइल सिस्टम से रिलेटेड सारे काम करता है। जैसे कि क्रड ऑपरेशन हो गया, जो हम लोग डेटाबेस में बात करते हैं, वही सारा टॉपिक यहाँ पर भी है कि क्रड ऑपरेशन करना मतलब क्रिएट करना। आप किसको क्रिएट करना? फाइल क्रिएट करना, फाइल को अपडेट करना, फिर डिलीट करना। तो ये जो 4-5 काम होते हैं, ये आपके कौन करता है? ये हम लोग क्रड ऑपरेशन जो करते हैं ये फाइल हैंडलिंग के थ्रू करते हैं, जो कि एफ मॉड्यूल सपोर्ट करता है। एक ये एफ मॉड्यूल है जो कि आपका सारा काम करता है। हम लोग पढ़ रहे थे कि बिल्ट इन मॉड्यूल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, प्रोवाइड मेथड्स फॉर इंटरेक्टिंग विद द फाइल सिस्टम, अलाउइंग यू टू क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। तो मतलब आपको फाइल के साथ जो भी ऑपरेशन करने होते हैं, फाइल को रीड करना, अपडेट करना, क्रिएट करना नया फाइल, डिलीट करना या फिर डायरेक्टरीज बनाना, तो ये सारा काम कौन कर सकता है? एफ मॉड्यूल कर सकता है। उसके बाद एक और मॉड्यूल होता है HTTP मॉड्यूल। तो HTTP मॉड्यूल क्या करता है? इम्प्लीमेंट द HTTP सर्वर एंड क्लाइंट, इट अलाउज नोड.जेएस टू एक्ट एज अ वेब सर्वर और टू मेक HTTP रिक्वेस्ट। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है, HTTP को। तो ये इसको सर्वर बनाने में, क्लाइंट मतलब सर्वर को बनाने में भी हम नोड.जेएस का यूज़ कर सकते हैं। और उसमें कौन सा मॉड्यूल यूज़ होगा? HTTP मॉड्यूल। तो HTTP मॉड्यूल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो कभी भी कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और उसके बाद एक और आता है HTTPS। तो ये क्या करता है? एक्सटेंड द HTTP मॉड्यूल विद SSL एंड TLS फंक्शनैलिटी, अलाउइंग सिक्योर HTTP कनेक्शंस। तो HTTP का PS का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये सिक्योर होता है, इसमें क्या होता है? SSL वगैरह यूज़ होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। ये थोड़ा सिक्योर होता है, बस यही अंतर है दोनों में, और बाकी काम सेम है। यहाँ पर और अगला मॉड्यूल क्या है? पाथ मॉड्यूल। तो पाथ मतलब आप क्या समझते हो? हम लोग नॉर्मली बात करते हैं कि फाइल का पाथ। तो यहाँ पर क्या है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पाथ का मतलब हो गया कि
कोई पाथ है फाइल का या फोल्डर का और उसके ऊपर हम फंक्शनैलिटी यूज़ करें, तो वही चीज़ है। प्रोवाइड्स यूटिलिटीज़ फॉर वर्किंग विथ फाइल एंड डायरेक्टरी पाथ्स, जो हमारी फाइल के पाथ होते हैं, डायरेक्टरी के पाथ होते हैं, फोल्डर के पाथ होते हैं। इट कैन रिजॉल्व पाथ, नॉर्मलाइज देम, ज्वाइन पाथ्स टुगेदर, मतलब कि ये हमारा पाथ बनाने में मदद करता है। मतलब कि मान लीजिए एक पाथ है, उसको आपको कुछ तोड़ना है, मरोड़ना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो आप कर सकते हो पाथ के थ्रू। अब उसके बाद इवेंट्स आते हैं। इवेंट्स एक मॉड्यूल है। सो इवेंट हम लोग पढ़ चुके हैं जावास्क्रिप्ट में, ऑन क्लिक इवेंट और ऑन लोड इवेंट, वो सब था। लेकिन वहाँ हम लोग क्या करते थे, इवेंट्स को यूज़ करते थे, बने बनाए इवेंट्स थे उसको यूज़ करते थे। लेकिन ये जो इवेंट्स मॉड्यूल होता है, इसमें हम लोग बना भी सकते हैं नया इवेंट और उसको यूज भी कर सकते हैं। सो इम्प्लीमेंट द इवेंट एमिटर क्लास। तो ये इवेंट एमिटर क्लास क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपकी ये क्लास होती है जो क्या करती है, इसको फंक्शनैलिटी देती है। मतलब जिस जिस क्लास ने इसको एक्सटेंड कर लिया, उसके अंदर क्या फंक्शनैलिटीज आ जाएंगी कि वो इवेंट को बना भी सकता है और उसको रन भी कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, विच प्रोवाइड्स एन इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर फॉर नोड जेएस एप्लीकेशन। मतलब हम लोग कोई भी इवेंट लगा सकते हैं और उस पर्टिकुलर इवेंट पे कौन सा काम कराना है वो भी बता सकते हैं। उसके बाद एक यूटिल नाम का होता है मॉड्यूल, प्रोवाइड यूटिलिटी फंक्शंस फॉर यूजर यूजफुल फॉर डिबगिंग, फॉर्मेटिंग एंड अदर मिसलेनियस टास्क। तो यूटिल मतलब होता है यूटिलिटी। सो कुछ ऐसे मेथड्स हैं इस मॉड्यूल में जो कि यूटिलिटी प्रोवाइड, जैसे डिबगिंग। डिबगिंग मतलब क्या होता है, कोई बग आया आपके में, कोई भी सॉफ्टवेयर में आपके बग आया, मतलब कुछ एरर आया, उसको सॉल्व जो हम करते हैं उसके लिए प्रोवाइड कराता है। अब उसके बाद एक है ओएस मॉड्यूल। अब ओएस मॉड्यूल क्या होता है, ओएस मॉड्यूल इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस मतलब आप लोग सब्जेक्ट भी पढ़ते होगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसको समझ के आपको क्या समझ आ रहा है कि ओएस मॉड्यूल ऐसा कुछ मॉड्यूल होगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई काम करता होगा। तो वही चीज़ है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन विच नोड जेएस इज रनिंग। मतलब कि आपका जो एप्लीकेशन जो आपने नोड जेएस का बनाया है, वो जहाँ पर रन कर रहा है उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बारे में अलग अलग चीज़ें बताता है। जैसे सच एज सीपीयू आर्किटेक्चर, आपका सीपीयू का आर्किटेक्चर क्या है, मेमोरी कितना है, नेटवर्क इंटरफेसेस क्या क्या हैं। तो ये सब हार्डवेयर पार्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो ओएस मॉड्यूल यूज़ करिए। अब उसके बाद क्वेरी स्ट्रिंग होता है। तो ये क्या करता है, यूआरएल के साथ ये रिलेटेड काम करता है। जैसे यूआरएल जो आपका यहाँ पर ये सर्च बॉक्स में दिखता है, www.google, ऐसी इन सब चीज़ों पे फॉर्मेटिंग करने के लिए होता है। उसके बाद क्रिप्टो, क्रिप्टो से समझ ही रहे हैं, क्रिप्टोग्राफी, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। मान लीजिए आपको कुछ भी पासवर्ड है उसको एनक्रिप्ट करना है या पासवर्ड को डिक्रिप्ट करना है, यहाँ पर देख लीजिए इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन डाटा। तो उसका कोड चेंज करना है कुछ। अब जब आप क्या करते हो, जब आप मैसेज भेजते हो व्हाट्सएप पे, तो क्या वो मैसेज डायरेक्टली व्हाट्सएप पे ऐसे ही जाता है, नहीं जाता। वो पहले इनक्रिप्ट हो जाता है, दूसरे फॉर्म में बदल जाता है, ताकि बीच में कोई हैकर आके उसको पढ़ ना सके। तो वो सब जो सिक्योरिटी का काम होता है वो हम किससे करते हैं, क्रिप्टो से। और उसके बाद आता है स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होता है, बाइनरी डेटा को सपोर्ट करता है। मतलब बाइनरी, क्योंकि इमेजेस वगैरह जो स्टोर होती हैं आपकी, वो बाइनरी डेटा में स्टोर होता है, वो डायरेक्ट नहीं स्टोर होता। तो उससे हमें ऑपरेशन करने हैं, तो स्ट्रीम और बफर दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं, दोनों उसी के लिए होता है। और असर्ट भी वही डिबगिंग के लिए यूज़ होता है। और नेट क्या है, प्रोवाइड एन एपीआई इंटरफेस। तो ये जैसे सॉकेट.io काम करता है हमारा, वैसे ये नेट, ये नोड जेएस का बिल्ट इन है और वो थर्ड पार्टी है। तो नेट में क्या होता है कि हम एक एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कैसे बात करा सकते हैं, वो सब सिखाने के लिए, वो सब हम काम करने के लिए नेट का यूज़ करना पड़ता है। और एक डीएनएस होता है। डीएनएस मतलब आप लोग समझते होंगे, डोमेन नेम सर्विस। सो ये सब जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये सब हमें नहीं पढ़ना है, हमें बस कुछ इसमें से मॉड्यूल पढ़ने हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ इसलिए, ताकि आपको ये समझ में आता रहे। देखिए, प्रोसेस एक मॉड्यूल होता है। तो जो जितनी भी प्रोसेस आपके कंप्यूटर में चल रही होती हैं, जैसे आप म्यूज़िक सिस्टम चला रहे हो या जो भी चला रहे हो, या मेरा अभी ये जो क्लास चल रहा है, तो ये भी एक प्रोसेस पे चल रहा है। तो प्रोसेस पर्टिकुलर, और उस प्रोसेस को एक नंबर मिलता है पर्टिकुलर। तो उनके लिए अगर मेथड्स हैं यहाँ पर, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, मतलब ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा कि आपकी प्रोसेस चल रही है कि नहीं चल रही है, आपके प्रोसेस का आईडी क्या है, सब कुछ ये प्रोवाइड करेगा। और एक यूआरएल है, ये भी यूआरएल रेजोल्यूशन एंड पार्सिंग के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, दीज मॉड्यूल्स कम प्री इंस्टॉल्ड विद नोड.js एंड कवर अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शनैलिटीज needed for developing various types of application from simple script to complex web servers and more। सो यहाँ पर बता रहा है कि नोड.js के साथ ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं, ये पहले से इंस्टॉल्ड हो के आते हैं, प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। ये आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये आपके नोड.js में अवेलेबल है, बस आपको इसको यूज़ करना है।
अब देखिए इसमें जितने भी हमने पढ़े, जितनी भी चीज़ें पढ़ी, उसमें से जो मेन है वो मैं आपको भेज दे रहा हूँ। जैसे एफ मॉड्यूल, ओ एस मॉड्यूल, पाथ मॉड्यूल, और इसके अलावा एक होता है प्रोसेस मॉड्यूल, और एक और है इसमें एफ एस ओ एस पाथ प्रोसेस, और होता है इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको भेज दे रहा हूँ, इवेंट्स और एच टी टी पी। इवेंट्स कॉमा एच टी टी पी। सो इतने जो आपके मॉड्यूल्स हैं ये इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, और हम आज इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं क्या क्या होते हैं। सो हम लोग पहले मॉड्यूल पे चलते हैं। पहला मॉड्यूल हमारा क्या है? सो हम लोग पहला मॉड्यूल चलते हैं। पहला मॉड्यूल है एफ एस मॉड्यूल इन नोड.जेएस। तो एफ एस मॉड्यूल के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। the FS file system module in Node.js provides an API for interacting with the file system on your computer. It allows you to perform various operations on files and directories, such as reading, writing, updating, deleting, and manipulating paths. Here are some important methods and functionalities provided by the FS module. So ये क्या बोल रहा है कि FS मॉड्यूल क्या करता है? एक एपीआई प्रोवाइड करता है फॉर इंटरेक्टिंग विद द फाइल सिस्टम। मतलब कि जो फाइल सिस्टम कंप्यूटर का है उससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, फाइल चेंज कर सकते हैं, नई फाइल बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सो इट अलाउज यू टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज सच एज रीडिंग, राइटिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग एंड मैनिपुलेटिंग पाथ्स। तो इसका अगर हम लोग रियल वर्ल्ड में एग्जाम्पल देखें तो मान लीजिए आपको कोई ऐसा वेबसाइट बनाना है जहाँ पे आपने किसी जैसे कि आपने जॉब पोर्टल बनाया। जॉब पोर्टल मतलब क्या? जैसे इंडीड हो गया या ऐसे ऐसे पोर्टल्स हैं। तो वहाँ पे क्या है, आपको क्या करना है कि यूज़र का रिज्यूमे लेना है। अब वो रिज्यूमे तो वो फ्रंट एंड से भेज देगा फॉर्म टैग लगा के, इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल करके। लेकिन अब वो जब बैक एंड पे आएगा तो आपको वो कहीं स्टोर कराना पड़ेगा ना। आप उसको कैसे स्टोर कराओगे? अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो, जैसे कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये चीज़ जो है ये आप डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि डेटाबेस में भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी होता है। आप जब देखिए आपके पास म्यूजिक फाइल है, वो कितनी एमबी जीबी में आती हैं आजकल। तो आजकल जो फाइल्स हैं, मूवी वगैरह आप स्टोर करा रहे हो, तो वो सारी फाइल जीबी में आती हैं। अब डेटाबेस में तो उतना स्टोर होता नहीं है, और स्टोरेज होगा भी तो उसका पैसा लगता है। अभी तो आपको सब फ्री लग रहा होगा, लेकिन जब आप लोग यूज़ करोगे तो वहाँ पे डेटाबेस वाले भी जो सर्विस देते हैं उसका पैसा लेते हैं। सो आपके लिए बेस्ट क्या है कि आपको जो जो सर्वर जहाँ पे आपने रखा है वहाँ का मेमोरी हाई होता है। जहाँ पे भी आपका जो वेबसाइट का बैकएंड रहता है वहाँ पर सर्वर होता है, क्योंकि वहाँ पे, और वहाँ पे मेमोरी भी ज़्यादा होती है। तो आप क्या चाहते हो कि वहीं पे एक फ़ोल्डर बने रेज्यूम्स नाम का, और उसमें बहुत सारे रेज्यूमे सबके आ जाएँ। तो वो चीज़ कैसे आप कर सकते हो? उसके लिए आपको फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, सर्वर पर फ़ोल्डर क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अब बैकएंड पे आपका नोड.जेएस रन होता है। सो नोड.जेएस में ये सारी एपीआई इसीलिए दी हुई हैं ताकि आप बैकएंड पर फाइल फ़ोल्डर क्रिएट कर सको, और वहाँ पर अपने जो फाइल्स हैं, अब जैसे अपलोड किया, नेटवर्क पे गया वहाँ पे, अब वहाँ पे आपने क्या किया, इसी की एपीआई को यूज़ करके, एफएस मॉड्यूल को यूज़ करके आपने फाइल्स को वहाँ पे स्टोर कर दिया, फोल्डर्स को स्टोर कर दिया। तो आप ये सब काम कैसे कर सकते हो? एफएस मॉड्यूल की मदद से कर सकते हो। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि एक एक ऑपरेशन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या है? रीडिंग फाइल्स। रीड करने के लिए फाइल को यहाँ पर दो मेथड्स होते हैं। एक होता है एफ एस डॉट रीड फाइल, और एक होता है एफ एस डॉट रीड फाइल सिंक। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अब देखिए, जो एफ एस डॉट रीड फाइल है इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन एफ एस डॉट रीड फाइल सिंक के आगे लिखा है सिंक मतलब होता है सिंक्रोनाइज्ड। हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट जब पढ़ रहे थे तो दो तरीके की जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी, एक थी सिंक्रोनाइज्ड और एक असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। ये जो मेथड है आपका, ये असिंक्रोनस है। जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब ये असिंक्रोनस है। और ये जो एफ एस डॉट रीड फाइल सिंक है ये सिंक्रोनस है। अब आपको ये पता है कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में डिफरेंस क्या था। जब हम लोग असिंक्रोनस कोड लिख रहे थे तो उसका उसमें क्या मतलब कि क्या कैसे चल रहा था, उसका नेचर क्या था, आप लोग अगर समझेंगे तो। अगर हम एक बहुत सारा कोड लिख रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि, अब मैं अगर सिंक्रोनस कोड की बात करूँ तो सिंक्रोनस कोड कैसे चल रहा था? सीक्वेंसली चल रहा था। मतलब पहले आपका पहला स्टेटमेंट रन होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे लाइन बाय लाइन होता था।
तो वो कौन सपोर्ट करता है, वो करता है एफ एस डॉट रीड फाइल सिंक, क्योंकि ये सिंक्रोनस है। ये क्या करता है, ये सिंक्रोनस कोड है। तो आपका जो एफ एस डॉट रीड फाइल सिंक है, इसका मतलब क्या है कि आपका ये रीड फाइल सिंक अगर चल रहा होगा तो ये किसी और को काम नहीं करने देगा, पहले ही एग्जीक्यूट होगा तब दूसरा मेथड चलेगा। और ये जो रीड फाइल है ये असिंक्रोनस है। तो जैसे आप लोग एपीआई वगैरह कॉल करते थे, तो एपीआई वाला कॉल हो गया लेकिन बाकी सब कोड रन हो जा रहा था, तो वो जो असिंक्रोनस वाला जो फंक्शनैलिटी है वो इससे हो जाएगा। सो आपको जब असिंक्रोनस कोड लिखना है तो आप यूज़ करिए एफ एस डॉट रीड फाइल, और अगर आपको सिंक्रोनस कोड लिखना है तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं, रीड फाइल सिंक। लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो असिंक्रोनस कोड ही यूज़ होता है, क्योंकि बैकएंड पे हम नहीं चाहते कि मेरी वजह से किसी और का काम रुके। अगर मैं नेटवर्क पे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तब तक जो मेरी ज़रूरत नहीं है जिसको, वो वाला काम हो जाए। तो हम लोग पहले देखेंगे एफ एस डॉट रीड फाइल, और इसमें देखिए 3 आर्गूमेंट्स होते हैं। पहला होता है पाथ, मतलब कि कहाँ पर फाइल बनानी है। दूसरा ऑप्शंस होते हैं, तीसरा कॉल बैक होता है। ये कॉल बैक तब चलता है जब कोई एरर वगैरह आता है, और इसमें एक डेटा भी आता है। सो हम लोग नीचे चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रीड द इंटायर कंटेंट ऑफ अ फाइल असिंक्रोनसली, मतलब कि ये रीड करता है पूरे कंटेंट को, और किस वे में, असिंक्रोनस वे में, मतलब कि और बाकी सब चीज़ें होती रहेंगी और ये अपना रीड करता रहेगा, इसकी वजह से कोई और काम नहीं रुकेगा। और पहला आर्गूमेंट क्या है, पाथ। पाथ इज द फाइल पाथ, मतलब कि कहाँ से रीड करना है। और दूसरे में ऑप्शंस होते हैं इनकोडिंग वगैरह बताने के लिए, एंड अदर ऑप्शंस ऑप्शनल, एंड कॉल बैक इज कॉल्ड। और कॉल बैक जो होता है, कॉल बैक में 2 आर्गूमेंट आते हैं, एक एरर आता है और एक डेटा, वेयर डेटा इज द कंटेंट ऑफ द फाइल। सो जो ये कॉल बैक होता है, कॉल बैक में अगर हम 2 चीज़ें आती हैं, एक एरर आता है और एक डेटा। अगर मान लीजिए एरर, अगर फाइल को रीड नहीं किया ये या नहीं मिला इसको, तो एरर आएगा, और इसके साथ एक डेटा भी आता है। सो डेटा में हम जो रीड कर रहे हैं वो सारी फाइल्स होती हैं। सो इसका हम लोग अगर प्रैक्टिस करते हैं, एक बार देख लेते हैं कैसे करना है। चलिए हम लोग इसको पहले करते हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए नोड जेएस एग्जाम्पल नाम का मैंने एक फोल्डर अपने उसमें खोल लिया है वीएस कोड में। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछली क्लास में किया था कि एक यहाँ पर फाइल बनाएंगे index.js फाइल बनाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ऑल्ट टी करेंगे, न्यू टर्मिनल। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, npm init। यहाँ पर लिखेंगे npm init और एंटर कर देंगे। अभी हमसे क्वेश्चन पूछेगा और पैकेज डॉट जेसन फाइल को क्रिएट करेगा। सो यहाँ पर देखिए पैकेज नेम पूछ रहा है, नोड जेस एग्जाम्पल मुझे यही रखना है तो मैं एंटर कर दूंगा, और वर्जन यही रखना है तो एंटर कर देंगे। डिस्क्रिप्शन मैं लिखता हूँ आई वांट टू क्रिएट सिंपल नोड जेएस फाइल, और एंटर कर देंगे। एंट्री पॉइंट क्या है, एंट्री पॉइंट मतलब मेन फाइल क्या है, तो मेरी इंडेक्स डॉट जेएस ही रहेगी तो मैं एंटर कर दूंगा। टेस्ट कमांड कुछ भी नहीं देना, गेट रिपोजिटरी कुछ भी नहीं, कीवर्ड्स में लिख देता हूँ कुछ बैकएंड लिख देता हूँ। चलिए, इस कीवर्ड का कहाँ जरूरत पड़ता है मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, उसका टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। बैकएंड लिखते हैं, ऑथर में मैं अपना नाम लिख देता हूँ और ईमेल आईडी लिख देता हूँ। तो ये हो गया ईमेल आईडी। लाइसेंस कुछ भी नहीं देना। इज दिस ओके, तो मैं कर दूंगा यस। सो हमारा पैकेज डॉट जेसन बन जाएगा, और यहाँ पर देखिए हमारा पैकेज डॉट जेसन बन चुका है। सो हमारी पैकेज डॉट जेसन रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, एक पैकेज को इंस्टॉल करना है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम एक प्रॉब्लम होता है नोड.js में कि जब हम बार बार इसको यहाँ पे नोड लिख के करते हैं तो बार बार हमें रन कराना पड़ता है और बार बार सर्वर बंद हो जाता है। तो हम वो नहीं चाहते कि हम डायरेक्ट ऐसे करें, हम चाहते हैं कि एक सर्वर रहे और वो इसको वॉच करता रहे। तो उसके लिए हम क्या इंस्टॉल करेंगे, नोडमॉन को इंस्टॉल करेंगे। तो हम लोग देखिए चलते हैं यहाँ पे और लिखते हैं यहाँ पर
यहाँ पर लिखते हैं नोड मोन, नोड मोन। सो ये क्या करता है, ये आपका जो आपका मतलब कि प्रोग्राम है उसको बार बार रन करता है और वॉच करता रहता है। सो ये एक सर्वर की तरह रहता है जो कि स्टार्ट होने के बाद आपके जो पैकेजेस हैं उनको वॉच करता रहता है, और जैसे उसमें कुछ चेंज आता है तो अपने आप ही रिलोड कर देता है सर्वर को। सो नोड मोन को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर क्या है npm i node mon, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी हो गया, देखिए कॉपी टू क्लिपबोर्ड हमने क्या किया यहाँ से, और इसको क्या करते हैं यहाँ पर चल के पेस्ट कर देंगे अपने कमांड में और एंटर कर देंगे। सो अब ये नोड मोन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। अभी देखिए इंस्टॉल कर दिया इसने। सो अब तक जो हम लोग नोड करके रन कराते थे फाइल को, अब वो ऐसे नहीं कराएंगे और नोड मोन से कराएंगे। तो इसने हमारा जो देखिए यहाँ पर अगर आप पैकेज डॉट जेसन देखोगे तो डिपेंडेंसीज में नोड मोन आ गया 3.1.4। सो ये हमारा आ गया। अब बस हमें क्या कुछ नहीं करना, CLS कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर चल के अब अपना जो ये इसको मैं काट देता हूँ, इसकी ज़रूरत अब है नहीं। और मैं चल के क्या करूँगा, यहाँ पर नोड मोन, नोड जो लिख रहे थे उसकी जगह नोड मोन, और पहले फाइल का नाम index.js। सो अब ये क्या करेगा, ये सर्वर एक क्रिएट कर देगा और हमारा चलेगा इस पर। सो देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, रनिंग स्क्रिप्ट कैन नॉट बी लोडेड बिकॉज रनिंग स्क्रिप्ट इज डिसेबल्ड दिस सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ना रन करा के हम इसको CMD के थ्रू रन करा देंगे। यहाँ पर अभी इसमें परमिशन नहीं है, आप लोगों में होगा तो कर लीजिएगा, इसका मुझे परमिशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे और क्या करते हैं कि मेरा CMD पे तो खुला ही हुआ है नोड जेस एग्जाम्पल, यहाँ पर लिख लेंगे नोड मोन, और उसके बाद अपनी फाइल का नाम index.js। सो यहाँ पर मेरा नोड मोन देखिए स्टार्ट हो गया है। सो अभी यहाँ चलता रहेगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये चलने देंगे। और यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन हम जो यहाँ कोड में चेंज करेंगे वो यहाँ CMD पे हमें दिखता जाएगा, अभी सर्वर रन होगा ईजिली। और ये आप नोड के थ्रू भी करा सकते हो, अभी अभी उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम लोग HTTP पैकेज को पढ़ेंगे तब ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी अभी के लिए सही है आपका। सो आप नोड से भी करा सकते हो। सो नोड से भी चल रहा है तो सही है। जब आप HTTP पैकेज यूज़ करोगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगा। सो तब हम लोग देख लेंगे उसको, अभी वो इतना बड़ा टॉपिक है नहीं। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम क्या करते हैं कि हम लोग FS को यूज़ करके देखेंगे फाइल सिस्टम को क्रिएट करने के लिए। सो उसके लिए क्या है कि हम लोग चलते हैं यहाँ पर, और मान लीजिए मेरे पास एक फ़ाइल है। अब आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर एक हम लोग TXT फाइल बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक यहाँ पर first.txt एक फ़ाइल बना ली, और यहाँ पर मैंने इसमें कुछ लिख दिया। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई एम डूइंग प्रोग्रामिंग इन Node.js। सो ये एक टेक्स्ट फाइल है जो कि मैंने यहीं पे बना दी है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। देखिए इसका नाम first.txt मैंने रखा है। सो यहाँ पे फाइल मैंने बना दी है। अब ये फाइल कहाँ पे है, अगर आप बोलो तो आपके Node.js वाला जो ये फोल्डर है इसी में है, ये Node.js एग्जाम्पल में ये फाइल है इंडेक्स वो first.js। अब मुझे क्या करना है, ये package.js मैं बंद कर दे रहा हूँ, और index.js जो मैंने मेन फाइल बनाई जहाँ से मैंने लिंक किया हुआ है, यहाँ पर देखिए मेरा सर्वर चल रहा है। और बाकी जिसका नहीं चल रहा है वो क्या करिएगा, वो दोबारा नोड करके रन करा लीजिए। जब आप कोड लिखेंगे उसके बाद नोड कर दीजिए, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं वैसे आप कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, अब इसको रहने देता हूँ, Ctrl+C करते हैं, नहीं तो आपको भी कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वो नॉर्मली वैसे जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करते हैं। छोड़िए इसको, अभी आगे चल के बताऊँगा मैं। सो अभी क्या करता हूँ, मैं Alt+T करके यहीं पर टर्मिनल खोल लेता हूँ।
ताकि आप लोग कन्फ्यूज़न ना हो। और अब हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कोड लिखूँगा और मुझे क्या कोड लिखना है इससे रीड करने के लिए। तो मुझे देखिए असिंक्रोनस अभी लिखना है तो मैं रीड फाइल लिखूँगा, और अगर मुझे सिंक्रोनस लिखना होता है तो रीड फाइल सिंक लिखते। सो पहले मुझे एफ मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर तो पुराना वर्जन चलता है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, तो यहाँ इम्पोर्ट वाला लिख नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट एफ इक्वल्स टू रिक्वायर एफ कर लेंगे, सॉरी एफ तो हमारा जो एफ मॉड्यूल है वो हम एक वेरिएबल में ले लेंगे जिसका नाम है एफ। अब हमें क्या करना है, अब इस एफ में मेरे पास फाइल सिस्टम की सारे मेथड्स आगे होंगे। सो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे रीड करना चाहता हूँ, तो एफ एस डॉट रीड फाइल लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है रीड फाइल। रीड फाइल के अंदर 3 आर्गूमेंट जाते हैं, पहला जाता है पाथ, तो मुझे पाथ देना है यहाँ का। सो मैं क्या दे सकता हूँ, मेरा करंट फोल्डर में ही ये फाइल है, तो डॉट स्लैश लिख सकते हैं, डॉट स्लैश फर्स्ट डॉट टी करंट फोल्डर में ही है। और उसके बाद दूसरा आर्गूमेंट मैं दे देता हूँ डायरेक्ट। अभी क्या करते हैं, इसको एक कॉल बैक दे देते हैं। बीच वाला आर्गूमेंट अभी मैं छोड़ रहा हूँ, जो बीच वाला था एक। अब मैं तीसरा ही आर्गूमेंट डायरेक्ट दे रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं एरर, और दूसरा है डेटा। ये आर्गूमेंट लेता है और ये एक एरो फंक्शन है, इसको हम ऐसे खोल लेते हैं। और मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ़, इसके अंदर इफ़ अगर एरर है तो क्या प्रिंट करिए, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पर आप प्रिंट कर दीजिए देयर इज एन एरर इन रीडिंग द फाइल। तो अगर आपका जो है एरर है, और एल्स है अगर एरर नहीं है, एरर में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आप एल्स में आ जाइए, एल्स, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डेटा को प्रिंट कर लीजिए। और इसको बस सेव कर लेते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पर नोड इंडेक्स डॉट जेएस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ आ रहा है बफर टाइप का। सो आप लोग सोच के बताइए कि ये बफर टाइप का क्यों आ रहा है। मुझे तो डेटा मिलना चाहिए था जो इसके अंदर लिखा हुआ है, आई एम डूइंग प्रोग्रामिंग इन नोड जेएस, ये आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही नीचे आ रहा है, बफर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कर लेता हूँ, तो थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको, थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देता हूँ फर्स्ट डॉट टी। हाँ, सो आपके में ग्लोबली इंस्टॉल हो गया होगा ना नोडमोन, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी होना चाहिए था आपका, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। npm इंस्टॉल -g नोडमोन से भी हो जाएगा, क्योंकि वो ग्लोबली इंस्टॉल करता है नोडमोन को। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ बताइए कि ये ऐसे क्यों प्रिंट कर रहा है। यहाँ पर तो मुझे फर्स्ट डॉट टी में देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, आई एम डूइंग प्रोग्रामिंग इन नोड जेएस, ये प्रिंट करना चाहिए था, क्योंकि मैं रीड कर रहा हूँ। तो बताइए ये क्या प्रिंट कर रहा है, यहाँ बफर लिखा आ रहा है। किसी को समझ आ रहा है कि नहीं, ये प्रिंट क्या कर रहा है। यहाँ पर मैंने देखिए एफ मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया है, उसके बाद एफ एस डॉट रीड फाइल, इसमें पहला जो है पाथ दिया है फर्स्ट डॉट टी और दूसरे में मैंने क्या किया, एरर और डेटा कॉल बैक दे दिया। और इसमें एरर आ रहा है, इसमें डेटा आ रहा है। अगर एरर है, मैं इफ कंडीशन आया चेक कर लूँगा, तो देयर इज एन एरर इन रीडिंग द फाइल,
और अगर जो है नहीं एरर है तो कंसोल लॉग में डेटा आ जाएगा। तो डेटा ऐसा प्रिंट हो रहा है अभी को। यहाँ तक हो जाए तो बता दीजिएगा आप लोग। हाँ, वो यूटीएफ रेट करेंगे, लेकिन वो क्यों करेंगे उसका पहले रीज़न तो होना चाहिए ना। क्या ऐसे ही कर देंगे यूटीएफ रेट? तो यहाँ पर अभी ये डेटा क्यों आ रहा है बताइए। टेक्स्ट फाइल को कन्वर्ट करता है? नहीं, टेक्स्ट फाइल को नहीं कन्वर्ट करता। इसका इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि जब ये रीड कर रहा है फाइल को, तो ये किस चीज़ में रीड कर रहा है? ये रीड कर रहा है बाइनरी डेटा। सो बाइनरी डेटा में हम कैसे रीड कर रहे हैं? बाइनरी में ये इसका नंबर रीड कर रहा है। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे किसमें? स्ट्रिंग में। तो मैं क्या यहाँ क्या ले सकता हूँ? मैं अगर यहाँ दूसरा आर्गूमेंट नहीं देता हूँ तब भी ये चल जाएगा। डेटा डॉट टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग मैथड आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। सो यहाँ पर मैं CLS करता हूँ और एक बार फिर से रन करूँगा अगर नोड इंडेक्स डॉट जी एस। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आई एम डूइंग प्रोग्रामिंग इन नोड जी एस। सो डेटा डॉट टू स्ट्रिंग एक ये तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हो। सभी का हो गया ये वाला डेटा डॉट टू स्ट्रिंग वाला? सबको समझ आ रहा है ना? और इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा डॉट टू स्ट्रिंग ना करना पड़े, मैं डायरेक्ट डेटा लिखूँ तो डेटा प्रिंट हो जाए, उसके लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ पर मैं फॉर्मेट बता सकता हूँ किस फॉर्मेट में मुझे देखना है। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, UTF-8। सो UTF-8 का मतलब है यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट और वर्जन 8। सो ये मुझे टेक्स्ट फॉर्मेट में देगा, तो अब मुझे यहाँ टू स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से हटा भी दूंगा। अब डायरेक्ट भी मैं प्रिंट करूँगा अगर, तो देखिए यहाँ पर आई एम डूइंग प्रोग्रामिंग इन नोड.js, तो ऐसे भी आ रहा है। ये दूसरा तरीका है, आप UTF-8 दे दीजिए और यहाँ पर आप उसको डायरेक्टली प्रिंट कर लीजिए, या इसको भी रहने देते हैं अगर, तो हमारे पास एक और तरीका है, तीसरा तरीका। तो पहले इसको कर लीजिए आप, ये हो जाए तो बताइए। इसमें देखिए जो जो सिंक्रोनस होते हैं, असिंक्रोनस होते हैं। असिंक्रोनस में देखिए पहला आर्गुमेंट होता है, दूसरा आर्गुमेंट है और तीसरा कॉल बैक है। तो कॉल बैक बहुत यूज होता है। असिंक्रोनस जब आप करोगे तो यहाँ पे कॉल बैक यूज ही होगा, और सिंक्रोनस में ये नहीं होता है। सिंक्रोनस सिंटेक्स थोड़ा दूसरा होता है।
सो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और काम, ये यूटीएफ हटा भी सकते हैं और इसके यहाँ क्या कर सकते हैं, अब डेटा आपके पास जो है वो बाइनरी फॉर्म में आएगा तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो कैसे। यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट कन्वर्टेड डेटा एक वेरिएबल बना लेंगे इक्वल्स टू बफर, एक इसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है बफर डॉट फ्रॉम, और इसमें हम डेटा को पास कर देंगे, सो बफर डॉट फ्रॉम डेटा। सो ऐसे हो जाएगा। और फिर अब क्या कर सकते हैं हम, कंसोल डॉट लॉग कन्वर्टेड डेटा डॉट टू स्ट्रिंग, अब भी ये हो जाएगा। तो अगर हम इसको अब करते हैं तब भी हो जाएगा, और यहाँ पर रन कर लेंगे तो देखिए तब भी आ गया। बताइए रीड फाइल वाला मेथड क्लियर है आप लोगों को, आगे बढ़े। सो अगला मेथड है हमारे पास अगला मेथड है हमारे पास, इसको बड़ा करते हैं तो रीड फाइल सिंक। सो इसमें तो 3 आर्गूमेंट ले रहा था ये, पाथ, ऑप्शंस और कॉल बैक। जो रीड फाइल सिंक्रोनस वाला होता है, सिंक्रोनस वर्जन ऑफ fs डॉट रीड फाइल, इट ब्लॉक्स द एग्जीक्यूशन अंटिल द फाइल इज रीड कम्प्लीटली एंड रिटर्न द फाइल कंटेंट। तो यही मैंने आपको बताया था, जब सिंक्रोनस होता है तो आगे के कोड को ब्लॉक कर देता है और पहले अपना कोड सारा चला लेगा, उसके बाद ही दूसरा चल पाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए वैसे ही किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कॉल बैक नहीं होता। यहाँ पर जो तीसरा आर्गूमेंट है कॉल बैक, वो यहाँ पर नहीं होता, यहाँ डायरेक्ट ये रिटर्न करता है। सो ये आप ध्यान रखेंगे, जो असिंक्रोनस वाला होता है उसमें कॉल बैक रहता है, और जो सिंक्रोनस होता है यहाँ पर ये रिटर्न करता है डेटा को। सिंक्रोनस वर्जन। सो हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ तक बताइए आपका रीड फाइल वाला हो गया मेथड, बताइए आप लोग का। रीड फाइल सिंक बताऊँ मैं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। अब ये जो तीसरा आर्गूमेंट है जो कॉल बैक वाला है, ये नहीं लगा इसमें, fs डॉट रीड फाइल सिंक, तो ये मैं हटा दूंगा। इसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ, देखिए अब ये रिटर्न करेगा डेटा को, तो हमें डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू fs डॉट रीड फाइल सिंक। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे रीड फाइल सिंक, उसमें पहला क्या पाथ होता है, तो डॉट स्लैश फर्स्ट डॉट txt, और फिर दूसरा आर्गूमेंट में हमें UTF-8 जो भी देना है वो दे देंगे, UTF-8 जो हमें चाहिए, और ये रिटर्न कर देगा। और इसमें हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, तो ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे यहाँ पर जो एरर हैंडलिंग करने के लिए ट्राई, और ट्राई के अंदर जिस कोड में एरर आ सकता है उसको हम ट्राई के अंदर रखेंगे। तो इसको कॉपी कर लेंगे Ctrl+X और यहाँ पर Ctrl+V, तो ये हमारा ट्राई के अंदर रखेंगे। अब जब भी एरर आएगा तो कैच वाला मेथड चलेगा। कैच में क्या कर लेंगे, एरर। तो यहाँ पर अगर कैच में जाएगा तो इसका मतलब एरर आ रहा है और एरर पास हो जाएगा, तो हम यहाँ कंसोल डॉट लॉग एरर को एरर प्रिंट करा देंगे। यहाँ पर लिख देंगे देयर इज एन एरर, और उसके बाद यहाँ पे प्लस लिख देंगे, प्लस, और एरर को हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। और ये जो डेटा मेरे पास आया है इसको हम यहाँ अगली लाइन में कंसोल डॉट लॉग डेटा, और फिर यहाँ पे चलते हैं CLS और यहाँ पर इसको रन करा देते हैं। तो देखिए हमारे पास आई एम डूइंग प्रोग्रामिंग इन Node.js आ रहा है। सो ये दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। अभी आप लोगों को ये नया लग रहा होगा, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा ये।
क्या होता है, क्या इसमें कैसे काम होता है। यहाँ पर देखिए ये है रीड फाइल सिंक, तो ये क्या करेगा, ये जब ये चलेगा तो इसके आगे का कोड तभी रन होगा, ये कंसोल लॉग वाला, जब तक ये हो जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो आप लोग ज़्यादातर कोशिश करिए कि असिंक वाला ही यूज़ करिए जो कि रीड फाइल होता है, क्योंकि वहाँ पर जो आपका कोड है वो ऑप्टिमाइज होता है, क्योंकि एक ब्लॉक नहीं करता ये कोड को, मतलब कि आपका जो आगे का कोड है वो रन हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो उसमें टाइम लग रहा है तो आगे का कोड रन हो जाता है। तो यहाँ तक हो गया, आप लोग बताइए। यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी ये हटा सकते हो एक आर्गूमेंट यहाँ से, और डायरेक्टली ये कौन डेटा में आ जाएगा। आप इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉन्स्ट कन्वर्टेड डेटा इक्वल्स टू डेटा बफ इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर सकते हो, बफर डॉट फ्रॉम, और यहाँ क्या कर सकते हो, डेटा, तो डेटा से बफर बना देगा। अब यहाँ पे कन्वर्ट कंसोल नोट लॉग कन्वर्टेड डेटा डॉट टू स्ट्रीम सेव करते हैं, चलिए CLS करते हैं। देखिए अभी भी आ रहा है आपका। सो आप लोग चलते हैं और इसके आगे के मेथड्स को देखते हैं। सो अगला मेथड इसमें है राइटिंग टू फाइल्स। तो जैसे इसमें रीड फाइल और रीड फाइल सिंक होता है, वैसे राइट फाइल और राइट फाइल सिंक होता है, सेम ही है। बस यहाँ पर देखिए असिंक्रोनस राइट डेटा टू अ फाइल। तो जो रीड फाइल राइट फाइल होता है वो राइट करता है असिंक्रोनसली, और राइट फाइल सिंक सिंक्रोनसली। यहाँ पर पहला जो आर्गूमेंट होता है फाइल होता है, दूसरा आर्गूमेंट डेटा जो हमें भेजना है यहाँ से, और तीसरा ऑप्शंस होते हैं, और चौथा कॉल बैक होता है। तो यहाँ पर भी आप दे सकते हो कि किस फाइल फॉर्मेट में आप भेज रहे हो डेटा को, और यहाँ पे फिर आपका एरर ही होता है खाली, कॉल बैक में डेटा नहीं होता, क्योंकि डेटा तो आ नहीं रहा है, आप यहाँ से भेज रहे हो तो वो तो पहले ऊपर ही देना पड़ता है। सो अब मान लीजिए मैं ये टेक्स्ट फाइल को डिलीट कर देता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फाइल है बड़ा कर देता हूँ, और ये जो फर्स्ट डॉट टी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं डायरेक्टली अब क्रिएट करूँगा राइट फाइल जब करूँगा तब। सो मूव टू रिसाइकल बिन कर दिया, तो ये अब डिलीट हो गया फाइल। अब मुझे यहाँ पे क्या कोड लिखना है, राइट करने का। सो अब हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे राइट फाइल को जो कि असिंक्रोनस है। तो इसमें देखिए कॉल बैक होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे fs डॉट राइट फाइल, राइट फाइल लिखेंगे, और इसके अंदर क्या होता है, पहला देंगे पाथ। तो मुझे कहाँ बनाना है उसका पाथ देना पड़ेगा, और कौन सी फाइल का नेम होगा, तो डॉट स्लैश। अब यहाँ पर देखिए अभी कोई फाइल नहीं है, तो मैं यही बनाना चाहता हूँ, तो करंट फोल्डर का नाम पाथ दूंगा डॉट स्लैश, और यहाँ पर देंगे फर्स्ट डॉट txt, और इसके बाद मैं दूंगा इसमें क्या भेजना चाहता हूँ, क्या डेटा है मेरे पास। तो मैं एक वेरिएबल यहाँ बना सकता हूँ डेटा के लिए, कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू, अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आई एम डूइंग प्रोग्रामिंग इन जावा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए ये वेरिएबल में डेटा है, इसको मैं यहाँ पास कर दूंगा। तो मैं यहाँ अब ब्रैकेट कवर डबल कोट नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट डेटा को पास कर दूंगा। और तीसरा आर्गूमेंट इसमें आप डाल सकते हो। तीसरा आर्गूमेंट क्या होगा कि आप UTF-8 दे दो, UTF-8 कि जो मैं भेज रहा हूँ वो UTF-8 में भेज रहा हूँ, और उसके बाद ये कॉल बैक ले लेगा। कॉल बैक में एरर ही रहता है इसमें, और इसको आप एरो फंक्शन बना दो।
और यहाँ पे आप लिख सकते हो कंसोल डॉट लॉग, और अगर यहाँ पे एरर आएगा तो एरर प्रिंट हो जाएगा। उससे पहले हम लिख देते हैं देयर इज़ एन एरर, और उसके बाद इसको बंद कर देते हैं प्लस एरर। तो हमारा ये चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अभी फर्स्ट डॉट टी है नहीं, अभी जब मैं रन करूँगा तो ये क्रिएट हो जाएगी। देखिए नोड, और यहाँ लिखते हैं इंडेक्स डॉट जेएस। सो यहाँ पे कुछ एरर आया और फाइल भी क्रिएट हो गई। सो आई एम डूइंग प्रोग्रामिंग इन जावा हो गया, लेकिन यहाँ पे एरर भी आया। तो एरर को देखिए यहाँ पर रन ना हो, इसलिए मैं क्या लूँगा, यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इफ़ एरर, अगर एरर है तो इसको रन करिए, नहीं तो मत करिए। कंसोल डॉट लॉग देयर इज़ एन एरर, और उसके बाद प्लस यहाँ पे लगा देंगे प्लस एरर। सो अब सेव करेंगे, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिर से, फर्स्ट डॉट टी फाइल को जो क्रिएट हुई है। सो अभी कुछ भी फाइल नहीं है। अब मैं यहाँ पे CLS करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि जो एक फ़ाइल बने फर्स्ट डॉट टी और उसमें क्या आ जाए, ये आई एम डूइंग प्रोग्रामिंग इन जावा आ जाए लिख के। तो मैं क्या करूँगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, इस फाइल को जब रन करेंगे तो देखिए अब एरर नहीं आया कुछ, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट डॉट टी फाइल बन गई, और उसमें आई एम डूइंग प्रोग्रामिंग इन जावा भी आ गया। सो ये कोड मैं आपको भेज दे रहा हूँ, Ctrl+C करेंगे, और ये चल के मैं भेज देता हूँ आपको। सो करके बताइए आप लोगों का हो रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं। fs डॉट राइट फाइल आपको समझ आ गया होगा। सो ये आपको मिल जाएगा कोड, आप लोग देख लीजिएगा, फाइल मिल जाएगी। दूसरा है राइट फाइल सिंक। तो इसमें क्या होता है, फाइल फिर डेटा फिर ऑप्शन, सिंक्रोनस वर्जन ऑफ fs डॉट राइट फाइल, इट ब्लॉक्स द एग्जीक्यूशन अंटिल द फाइल इज रिटन कम्प्लीटली। सो ये क्या करता है कि एग्जीक्यूशन को ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक आगे का कोड नहीं चलेगा। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने किया हुआ है, एक कॉन्स्ट fs इक्वल टू रिक्वायर fs, फिर ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखा है fs डॉट राइट फाइल सिंक, और फाइल डॉट टी दिया है, फिर जो डेटा आपको भेजना है, और फिर UTF-8। इसमें कॉल बैक होता नहीं है। सो हम क्या लिखेंगे, इंडेक्स डॉट जेएस में यहाँ पर जाके देखिए आप डेटा को यही रहने देते हैं, इसको बस हटा के आप यहाँ पर एक ट्राई ब्लॉक लगाएंगे, ट्राई और कैच ब्लॉक, कैच एरर। तो अगर एरर होगा तो हम यहाँ लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग देयर इज़ एन एरर, और उसके बाद हमारा प्रिंट हो जाएगा प्लस एरर। तो अगर एरर आया तो कुछ ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ट्राई ब्लॉक में क्या लिखेंगे, हम ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे fs डॉट राइट फाइल सिंक, और उसके अंदर हम क्या कर देंगे, पहला जो है वो फर्स्ट डॉट टी डॉट स्लैश फर्स्ट डॉट टी, और उसके अंदर क्या हो, दूसरा चीज़ क्या हो, मेरा जो डेटा है वो जाए, तो डेटा को मैं पास कर दूंगा यहाँ पे जो मेरा डेटा लिखा हुआ है, कॉमा, और ये UTF-8 में जाए तो UTF-8। सो ये मैंने सारा चीज़ प्रोवाइड कर दिया। और उसके बाद क्या होगा,
अगर ये सारा चीज़ हो जाता है, ट्राई ब्लॉक में ही रहता है ये, तो कंसोल डॉट लॉग करा देंगे राइटिंग इन द फाइल इज सक्सेसफुल, और इसको क्या करेंगे, सेमीकोलन सेव कर देंगे। और ये देखिए मैं फाइल को भी डिलीट कर दे रहा हूँ आपके सामने ही, ये डिप दोबारा क्रिएट होगी है। और इसको जब रन करेंगे तो CLS करते हैं, और यहाँ पर नोड इंडेक्स डॉट जेएस को जैसे ही रन कराएंगे तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट डॉट TXT फाइल क्रिएट हो गई। और यहाँ पर देखिए हमारा कंसोल में जो मैंने राइटिंग इन द फाइल इज सक्सेसफुल आ गया। और इसके अंदर अगर हम चलेंगे तो आई एम डूइंग प्रोग्रामिंग इन जावा प्रिंट हो गया, देखिए। तो ये वाला कोड भी मैं आपको भेज देता हूँ। अब देखिए अगला मेथड क्या है हमारे पास, चेकिंग इफ अ फाइल एग्जिस्ट। तो अगर हमें ये चेक करना है कि कोई फाइल है कि नहीं मेरे फोल्डर में, तो हम वो कैसे चेक कर सकते हैं, सिंक्रोनसली चेक इफ द फाइल स्पेसिफाइड बाय पाथ एग्जिस्ट और नॉट। सो यहाँ पर एक मेथड है fs डॉट एग्जिस्ट सिंक, और हमें पाथ देना है। तो हम लोग चलते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से इतना चीज़। अब मैं देखता हूँ कि जो फर्स्ट डॉट TXT है मेरे पास है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर है, मुझे दिख रही है, मैं इसको चेक कर सकता हूँ अभी यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे हम, इफ़ कंडीशन लगाएंगे, और यहाँ पर कंडीशन में क्या लिख देंगे, fs डॉट फाइल एग्जिस्ट सिंक। और यहाँ पे मुझे पाथ देना है, तो मैं क्या देता हूँ, डॉट स्लैश फर्स्ट डॉट TXT, और उसके बाद फर्स्ट डॉट TXT के बाद अगर ये ट्रू होगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, यहाँ पर दे देंगे कंसोल डॉट लॉग फाइल एग्जिस्ट, और एल्स में क्या कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग द स्पेसिफाइड फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। सो इसको हम सेव कर देते हैं, और यहाँ पर चलते हैं, CLS करते हैं, और उसके बाद चल के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है फाइल एग्जिस्ट, तो इसका मतलब कि हमारी ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है। ऐसे ही हम किसी और फाइल को भी देख सकते हैं। मान लीजिए मैं अपनी ही फाइल को देख लेता हूँ कि मेरी फाइल एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, जहाँ पे मैं कोड कर रहा हूँ। तो index.js यहाँ लिख देंगे, index.js, और सेव कर देंगे। सो यहाँ पर हम चलते हैं, CLS करेंगे, तो देखिए ये भी फाइल एग्जिस्ट बता रहा है। लेकिन अगर मैं कोई फाइल और दे दूँ, यहाँ पर raman.js कर दूँ, जो है ही नहीं यहाँ पर, /raman सेव करते हैं, और यहाँ पर चल कर CLS करेंगे। तो यहाँ पर रन करेंगे, तो देखिए द स्पेसिफाइड फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये दूसरा वाला कोड चल रहा है।
ये मैं आपको भेज दे रहा हूँ। सो अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं। देखिए वर्किंग विद डायरेक्टरीज, तो अभी तक हम लोग फाइल्स को देख रहे थे। अब हमें क्या करना है, डायरेक्टरीज को देखना है कि डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या करना है। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए mkdir होता है। ये क्या काम करता है, ये डायरेक्टरी को, फोल्डर को बनाता है। mkdir इसका मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। asynchronously creates a directory path in the directory path option include recursive mode optional and callback is called with error once the operation completes। सो यहाँ पर देखिए fs.mkdir, और यहाँ पे मुझे पाथ देना पड़ेगा कौन सी डायरेक्टरी बनानी है, और उसके बाद अगला जो आर्गूमेंट है वो एरर होता है। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक फोल्डर बनाना है, और जैसे हम लोग वहाँ पे रिएक्ट में क्या करते हैं, कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाते थे। सो हमें मान लीजिए यहाँ पे कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाना है, और वो GUI के थ्रू नहीं बनाना है, इसके डायरेक्टली बन जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे fs.mkdir। अभी एसिंक्रोनस होता है तो इसमें कॉल बैक फंक्शन आता है। तो पहला पाथ लिखेंगे, तो डॉट स्लैश करेंट फोल्डर में बनाना है, क्या बनाना है, कंपोनेंट्स फोल्डर बनाइए। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो कॉल बैक है, जिसमें क्या आता है, एरर। अगर एरर होगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरर। और इसको देखिए आप यहाँ पर, तो अगला एरर है, और अगर एरर होगा तो थ्रो कर देंगे एरर को, और नहीं तो कंसोल लॉग कर देंगे। तो आप देखिए अगर यहाँ पे एरर, इफ क्या हो, एरर, अगर एरर है तो यहाँ पे क्या एक ही लाइन में लिख देंगे, तो कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, थ्रो एरर। और नहीं तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, कंसोल डॉट लॉग फोल्डर कंपोनेंट्स फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। सेव करते हैं इसको, यहाँ पर CLS करेंगे। और अभी देखिए कोई कंपोनेंट नाम का फोल्डर है नहीं। जब यहाँ पे मैं करूँगा नोड index.js, तो देखिए कंपोनेंट्स फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली यहाँ पे आ गया। और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखिए कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बन गया, अभी एम्प्टी है। देखिए एम्प्टी फोल्डर यहाँ पे बन जाएगा कंपोनेंट्स नाम का।
यहाँ पर ये mkdir का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, मेक फोल्डर। तो यहाँ पे हम जो भी पाथ देंगे तो उस नाम का ये फोल्डर बना देगा, कंपोनेंट्स नाम का, देखिए बना दिया। और एरर में हम चेक करेंगे, इफ एरर हो अगर तो थ्रो कर दो इस एरर को, नहीं तो कंसोल लॉग कर दो कंपोनेंट्स फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर देखिए हमें प्रिंट भी हो जाएगा कंसोल में कंपोनेंट्स फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर कंपोनेंट नाम का फोल्डर भी बन जाएगा। और अब हम चाहते हैं कि जैसे अगला जो मेरा है वो क्या है, यहाँ पर देखिए अगला जो फोल्डर है, अगला जो मेथड है वो क्या है, fs.readdir। तो ये क्या करता है, डायरेक्टरी को रीड करता है, और जो भी पाथ देंगे उस डायरेक्टरी को रीड करेगा, उसके अंदर जो भी फाइल्स होंगी उसको रीड कर लेगा। तो हमें ये पता करना है कि कितनी फाइल्स हैं मेरे मतलब इस डायरेक्टरी में, तो हम पता कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर में हम लोग दो फाइल्स बना लेते हैं, न्यू फाइल करके एक बना लेंगे second.txt, second.txt, और उसके अंदर लिख देंगे यहाँ पर दिस इज अ सेकेंड फाइल, ऐसे करके लिख देंगे। और जो मेरी इसको सेव कर दिया, और जो first.txt अभी यहाँ पे है इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा और कंपोनेंट्स में भेज दूंगा। तो ये कंपोनेंट्स में मेरी चली जाएगी। सो दो फाइल्स आ गई मेरे पास, first.txt और second.txt। अब मुझे क्या करना है, इसको पता करना है प्रोग्रामिंग के थ्रू। सो रीड dir फंक्शन होता है। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, UTF-8 भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, रीड dir करना है, तो fs.read dir। सो रीड dir सो करेंगे, और इसमें क्या कॉल बैक लेता है, तो पहला तो आर्गुमेंट होगा मेरा पाथ, तो ./components, कंपोनेंट्स मैंने बनाया था तो कंपोनेंट्स में हमें पढ़ना है, और यहाँ पर दे देंगे UTF-8, और तीसरा आर्गुमेंट हम यहाँ पे देंगे कॉल बैक। सो कॉल बैक ले लेंगे, यहाँ पे एक आर्गुमेंट होता है एरर और दूसरा होता है फाइल्स। तो जितनी फाइल्स हैं सबको रीड कर लेता है, रीड dir, और यहाँ पर हम कॉल बैक चलाएंगे। सो अगर यहाँ पे एरर होगा तो इफ एरर, तो यहाँ पर लिख देंगे console.log कैन नॉट परफॉर्म रीड ऑपरेशन टू दिस फोल्डर। और अगर नहीं होता एरर तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एल्स, और यहाँ पर कर देंगे क्या, हम console.log कर देंगे फाइल्स को, फाइल्स। यहाँ पर भी वही किया हुआ है, देखिए console.log फाइल्स को कर दिया है। और यहाँ पे एक और चीज़ कर लेंगे, यहाँ लिख सकते हो आप console.log फाइल्स प्रेजेंट इन द डायरेक्टरी, और इसको ऐसे कर लेंगे, सेव करते हैं, यहाँ चलते हैं CLS, और एक बार इसको फिर से रन करेंगे। सो देखिए मेरे पास एक एरे आ गया जिसमें मेरे पास लिस्ट है कि क्या क्या फाइल्स है इसके अंदर। और मान लीजिए मैं इसके अंदर एक और फोल्डर बना दूँ, न्यू फोल्डर, वो कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक फोल्डर बना दूँ, मान लीजिए इसका नाम रख देता हूँ बुक्स करके, एक फोल्डर बना दिया। सो एक फोल्डर हो गया, दो फाइल्स हो गई। CLS करते हैं और फिर से रन करते हैं। सो देखिए बुक्स आ गया, first.txt आ गई, second.txt आ गई, तो तीन चीज़ें आ गई आपके पास। तो इसका कोड मैं भेज देता हूँ, Ctrl+C। सो ये लास्ट मेथड था जो मैं आपको बताने वाला था रीड dir में, FS मॉड्यूल में लास्ट मेथड था ये।
क्या नहीं समझ आया आपको, बताइए। यहाँ पर कुछ भी नहीं किया मैंने, एक कंपोनेंट्स फोल्डर को रीड किया है। कंपोनेंट्स के अंदर आपके पास फोल्डर है कि नहीं बताइए, फाइल्स हैं उसमें। तो उसमें फाइल डालिए ना, तभी तो कुछ आएगा। मैं कंपोनेंट्स फोल्डर को रीड कर रहा हूँ जब यहाँ पे कंपोनेंट्स फोल्डर को रीड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए कंपोनेंट्स के अंदर मैंने 2 फाइल्स बनाई हैं और एक फोल्डर बनाया है, तो वही सब आ रहा है यहाँ पे। तो ये रीड कर रहा है ना उस डायरेक्टरी, उस फोल्डर को रीड कर रहा है, तो उसके अंदर क्या क्या फाइल्स हैं वो दिखाएगा ये। इसके अंदर आप क्या करिए, 2 फाइल्स बना लीजिए, एक ही फाइल बना लीजिए फर्स्ट डॉट टी एक्स टी। सो वो वहाँ पे दिखेगा फर्स्ट डॉट टी एक्स टी में एरे, एरे का जो एरे है उसमें आपका दिखेगा। सो आपका ये एफ एस के और भी मेथड्स होते हैं, ऐसा नहीं कि इतने ही हैं। अब जैसे आपने यहाँ पे रीड डी आई आर किया, तो एक रीड डी आई आर सिंक होता है सिंक्रोनाइज के लिए, तो वो सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर इसमें से आपको कुछ ना समझ आए तो मैं बता दूंगा आपको। बस इतने ही मेथड्स ज़रूरी होते हैं अभी तो फिलहाल, और आके बाकी आप लोग पढ़िएगा, अगर नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ, दीज आर जस्ट सम ऑफ मेनी मेथड्स प्रोवाइडेड बाय द एफ एस मॉड्यूल इन Node.js। दे अलाउ यू टू मैनिपुलेट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन योर फाइल सिस्टम, making Node.js suitable for a wide range of file-related tasks in server-side applications, scripts and more। क्या नहीं आया बताइए। UTF-8 देयर इज एन, खाली आ रहा है। सो इसको मैं क्लास के बाद आपको बता दूंगा, इसका टेंशन मत लीजिए। एनीडेस्क पे आना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर तो आ नहीं रहा था अभी, आपके सिस्टम में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, मेरे में तो आ रहा था। सो इसको हम लोग आगे बताएंगे आपको, मैं बता दूंगा आपको। तब तक हम लोग एक और मॉड्यूल को समझ लेते हैं, ओएस मॉड्यूल को, ताकि आपके 2 मॉड्यूल आज हो जाएं। ठीक है। सो हमारे पास एक और मॉड्यूल है जो आज मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, ओएस मॉड्यूल, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन को बताता है। सो आप यहाँ पर देखिए, OS module, the OS module in Node.js provides a way of interacting with operating system related utilities and information. It allows you to retrieve information about the current operating system, CPU architecture, network interface and more। तो यहाँ पे CPU आर्किटेक्चर पता चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और बाकी बहुत सारी चीज़ें। सो इसमें पहला मेथड जो है वो है os.arc। अब आर्क मतलब क्या होता है, आर्किटेक्चर। यहाँ पर देखिए, रिटर्न द ऑपरेटिंग सिस्टम CPU आर्किटेक्चर एज अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज़ इंक्लूडिंग ARM ऐसे ऐसे करके, तो जैसे 64 बिट है, 32 बिट है, तो ये आपको पढ़ना है अगर, तो आप कर सकते हो। तो कैसे करना है देखिए, उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो FS वाला मॉड्यूल है इसको हटा देंगे यहाँ से, और ये कंपोनेंट्स वाला फोल्डर में डिलीट कर दूंगा क्योंकि अब इसकी ज़रूरत है नहीं, वो कर देंगे उसको। और अब आते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे अब कॉन्स्ट OS, अब FS मॉड्यूल नहीं OS मॉड्यूल चाहिए, इज इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पर कर लेंगे OS। सो OS मॉड्यूल को हमने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर लिखता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर,
और कोलन लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे और यहाँ पर कर सकते हैं os.arc मेथड होता है और इसको हम सेव कर लेंगे। कंसोल कॉन्स्ट os इज इक्वल टू रिक्वायर os ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर, सॉरी यहाँ पे मैंने डबल कोड नहीं लगाया। सेव करते हैं इसको और यहाँ चल के इसको CLS करेंगे यहाँ पर। सो देखिए यहाँ पर x64 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जब मैं os.arc कर रहा हूँ तो आर्किटेक्चर क्या आ रहा है और उसके CPUs os.cpus रिटर्न्स एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच CPU। अब मान लीजिए आपका जो कंप्यूटर है उसमें हो सकता है कि बहुत सारे CPU हों, जैसे कोर होता है ना, आप उस पर कितना कोर है, मेरा क्वाड कोर है, मेरा जो है 2 कोर का प्रोसेसर है, तो उसका मतलब क्या होता है उसमें उतने CPUs हैं। तो अगर आपका जैसे क्वाड कोर है, क्वाड मतलब होता है 4, तो चार चार CPUs हैं आपके पास, तो वो सब आप इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हो। तो os.cpus अगर हम कर देंगे तो CPUs इन्फो निकल जाएगी। तो मान लीजिए मैं अगली लाइन में लिख देता हूँ console.log, यहाँ पर लिख देते हैं कि CPUs इन्फो करके लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस लगाते हैं और यहाँ पर लिखेंगे क्या os.cpus, सेव कर देंगे और फिर से रन करेंगे। अगर देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट एरे आ गया, एरे ऑफ CPUs आ गया, ऑब्जेक्ट आ रहा है देखिए CPUs इन्फो में। तो अगर हम इसको डायरेक्टली ऐसे हटा दें सारा और डायरेक्टली इसको ही प्रिंट करा दें और यहाँ पर लिख दें ऊपर console.log CPUs इन्फो। सो सेव करते हैं, एक बार इसको रन करते हैं। सो देखिए यहाँ पर मैं इसको अगर बड़ा करूँ तो देखिए पहला तो आया 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर का CPUs इन्फो में, देखिए एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आया और उसमें 1 2 3 4, तो मेरे पास 4 CPU मेरे कंप्यूटर में, तो उसका सबका यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन आ गया। और भी इसमें मेथड्स हैं, देख लेते हैं हम। CPUs आ गया, उसके बाद टोटल मेमोरी आपका कितना है वो भी देख सकते हो, फ्री मेमोरी कितना है वो भी देख सकते हो, और होस्ट नेम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप क्या है, OS प्लेटफॉर्म क्या है, OS अप टाइम क्या है, ये सारा चीज़ है। OS यूज़र इन्फो क्या है, OS कॉन्स्टेंट्स क्या है। तो ये इतनी सारी चीज़ें होती है, कुछ मैं आपको अभी बता देता हूँ, कुछ हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो होस्ट नेम तक मैं बता देता हूँ आपको, देखिए console.log। अब यहाँ पे आप करोगे अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्री मेमोरी करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे OS प्लस os.free_mem। सो ये फ्री मेमोरी बता देगा। उसके बाद console.log करते हैं और यहाँ लिखते हैं टोटल मेमोरी और यहाँ पर करेंगे प्लस os.total मैम और उसके बाद console.log और यहाँ पर कर लेते हैं होस्ट नेम कोलन प्लस os.host नेम। सो यहाँ पर इतनी चीज़ें मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ। सो यहाँ पर चलेंगे node index.js। सो आप देखिए यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। तो पहले ऊपर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर 64 बिट, CPUs का इंफॉर्मेशन आ गया सारा। उसका फ्री मेमोरी कितना है ये बिट्स में आता है और टोटल मेमोरी कितना ये भी बिट्स में है और होस्ट नेम मेरा क्या है FC। सो इतनी सारी चीज़ें आ गई और भी इसमें चीज़ें हैं। तो अभी के लिए इतना मैं आपको भेज देता हूँ।
और बाकी जो है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में बचा हुआ है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। सो पहले इसको आप लोग कर लीजिए। तो मैं आपको भेज देता हूँ कोड इसका, Ctrl+A Ctrl+C करके मैं भेज देता हूँ आपको। सो आप लोग इसका कोड देख लीजिएगा। ये वाला हो जाए उसके बाद हम लोग बाकी का अगली क्लास में समझेंगे। इसमें और भी मेथड्स बचे हुए हैं अभी। सो इसको करके बताइए आप लोग, यहाँ तक हो रहा है? सो हम लोग यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, और इसमें जो बचे हुए मेथड्स है वो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। और उसके बाद 2-3 मॉड्यूल्स और बचे हुए हैं, जैसे HTTP मॉड्यूल और प्रोसेस मॉड्यूल, पाथ मॉड्यूल, ये सब हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। और आपको बताइए, समझ आया यहाँ तक? यहाँ तक जो मैंने बताया आपको समझ आया? तो हम बाकी की जो मेथड्स है, जैसे देखिए यहाँ पर होस्ट नेम तो हो गया है, OS.type ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइप क्या है वो रिटर्न करता है, प्लेटफॉर्म क्या है, टाइम क्या है, यूज़र इन्फॉर्मेशन क्या है वो भी रिटर्न करता है, OS.constants क्या है, ये सब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद पाथ मॉड्यूल है, पाथ मॉड्यूल को भी देखेंगे। सो हम लोग क्या करते हैं कि अभी इस क्लास को आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, और पिछला जो मैंने आपको एक वीडियो बताया था वो भी करिए, और उसके बाद हम लोग अगली क्लास में इसको समझेंगे, आगे का जो टॉपिक्स बचे हुए हैं इसमें। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे।